मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो लेक्चर के लिए तशरीफ़ लाए हैं जनाब मलक याहिया मुमताज़ साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर वो लेक्चर डिलीवर फरमाएँ के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। जनाब ने 1991 से अपनी वकालत का आगाज़ किया। हाई कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ख़ानदान में ये चौथी नस्ल से हैं जो वकालत के शोबे से वाबस्ता है। इनके वालिद मलक मुमताज़ अख्तर एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। इनके अलावा प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार रह चुके हैं। इनके जो वालिद मोहतरम दादा जो इनके थे वो हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस मलक अब्दुल हमीद साहब। और उनके वालिद यानी दादा के भी वालिद उनके नाम मलक करम इज्जत साहब बार के मेंबर थे और 1956 में बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनकी तस्वीर यहाँ आवेजा है। उसमें BZ यूनिवर्सिटी में सन 2000 से पढ़ा रहे हैं और बिजनेस लॉ पढ़ाते हैं। इसके अलावा MBA की क्लास लेते हैं, BBA की क्लासेस लेते हैं, सेंट्रल लॉ कॉलेज में पढ़ाते हैं और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे हैं। 30 साल का उनका टीचिंग का तजर्बा है। याहिया मुमताज़ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि तशरीफ़ लाएँ और इस बार को अपने लेक्चर से नवाजें। जनाब मलक याहिया मुमताज़ साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काबिल इज़्ज़त कोशी साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, मेंबरान बार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। यकीनन आप लोगों को लेक्चर देना तो ऐसे है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। ऑलरेडी आप एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो यकीनन एक सबक सुनाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि मैं पिछले 30 साल से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ और बिज़नेस लॉ ही पढ़ा रहा हूँ, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार साहब भी मेरे किसी ज़माने में स्टूडेंट रहे हैं, कुछ ऐसे याद पड़ता है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि इस किस्म के स्टूडेंट जो तरक्की करते हैं। ये बात कहा गई है कि वालिदैन और रूहानी बाप खुश होता है जब उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो तरक्की करते हैं। मैं देख रहा हूँ आप भी मेरे साथ रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बात करने के लिए किया है। यकीनन बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। हमारे बच्चे जो जर्नल जो नौजवान वकुला हजरात आते हैं वो क्या करते हैं, एक जर्नल प्रैक्टिशनर्स लॉयर बन जाते हैं और फिर एक भीड़ में गुम हो जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपकी तरफ उसकी तरफ तवज्जो दें तो आप हैरान होंगे। न इस प्रोफेशन में जिसको हम जर्नली मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं, बिजनेस लॉ भी कहते हैं, और आप यकीन कीजिए इसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम ज़्यादा है और पैसा भी बहुत है और साफ़ सुथरा काम है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक्स को अगर समझ आ जाए, यकीनन आप सब लोगों को बेसिक्स पता है, आप पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हम दोहराने के लिए, सबक दोहराने के लिए बात करते हैं। हम 2-3 चीज़ें देखेंगे। नंबर 1 कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कितनी किस्मों का होता है, उसके एसेंशियल्स क्या हैं, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, हमने कहाँ केस करना है, किस तरह करना है केस, किसकी अदालत में करना है और उसको हमने कैसे डील करना है। आप हैरान होंगे इतना आसान और इतना हम रोज़ रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम उस तरह की पेइंग कैपेसिटी नहीं है हमारे पास यहाँ। अब ज़रा कमर्शियल लॉ वाले जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं, तो वो भी यही कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर हम थोड़ा सा खुद समझ लें तो ये बहुत आसान है। तो उसके लिए पहले सबसे पहली बात ये कर लेते हैं, रूटीन में बात करते हैं ताकि हम आपस में समझ सके। किताब में साथ लाया हूँ बिज़नेस लॉ की, लेकिन इसमें तो वर्ड्स हैं ना लिखे हुए, उसकी बात हम नहीं कर रहे। देखिए, मेरे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट पहले रहे हैं, बाबर से कार्नो साहब बैठे हैं। मैं और ये अगर आपस में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी काम, मिसाल के तौर पे हम एक चैम्बर बनाते हैं, लॉ फॉर्म बनाते हैं, उसमें भी हम कोई टर्म्स एंड कंडीशन तय करेंगे कि जनाब हम दोनों इकट्ठे काम करेंगे। आप सिविल का काम देखेंगे, हम फौजदारी का काम देखेंगे, आप शाम के टाइम इतना टाइम देंगे, फीस हम आधी आधी करेंगे, आप लोअर कोर्ट्स में देखेंगे, मैं हाई कोर्ट्स में देखूंगा। इस किस्म की जो टर्म्स एंड कंडीशन हम तय करेंगे आपस में बैठ के, इसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के कोई असूल और ज़वाबित बना लेते हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपस में तय कर लेते हैं किसी भी काम के लिए, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं,
मैं और ये आपस में एक कमरे में बैठ के बाबर साहब हम टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लेते हैं, आपको नहीं बताते। कल को हमारी आपस में किसी बात पे लड़ाई हो जाती है और मैं आपसे कहता हूँ जनाब हमारा मसला हल कर दें, आप कहेंगे, जनरली ये कहा जाता है कि जब आप आपस में टर्म्स एंड कंडीशन तय कर रहे थे, हम भी तो उस वक्त थे, आप हमें उस वक्त बीच में डाल देते, हम गवाह बन जाते। तो इसका मतलब है अब हमें क्योंकि पता नहीं है, अब जो आप बता रहे हो झूठ भी बोल सकते हो, सच भी बोल सकते हो, इसलिए हम आप पे बिलीव नहीं करते। बैन इसी तरह उस टर्म्स एंड कंडीशन को कानून नहीं मानता, तो हम उस टर्म्स एंड कंडीशन को जिस वक्त बनाएंगे, हम शरा भी यही कहती है लिख लिया करो, हम उसको लिख लेंगे। लिख लेने के बाद हम उसमें नीचे साइन करेंगे, विटनेस के साइन करेंगे और रजिस्ट्रार के सामने जाके उसको रजिस्टर करवाएंगे। हम अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब कानून की ताकत पीछे आ गई। जब वो कानून की ताकत पीछे आ जाएगी तो वही एग्रीमेंट जिसको हम पूछ नहीं रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसको कानून की पीछे से ताकत मिल गई। अब आप मुझे बताइए कि एग्रीमेंट था जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, जस्ट वेस्ट पेपर, एक कागज़ था। जब हमने उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, कानून में रजिस्ट्रार के सामने एक रजिस्टर नंबर लग गया, तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो अब फ़र्क ये हुआ कि एग्रीमेंट इज जस्ट इन टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन द पार्टीज, बट when which is enforceable by law after the registration, after the written documents, then ये है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट जब हम कहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आएगा ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, और जब हम एग्रीमेंट की बात करेंगे तो हमारे जहन में एक ही बात आएगी, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इन्फोर्सेबल है भी कि नहीं, इसको प्रूव करना है। जबकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आप सब वकला हज़रात हैं वो ऑलरेडी प्रूव्ड है और उसको सेंसिटिव हासिल है। तो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हम टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे और लिखने के बाद उसको रजिस्टर करवा लेंगे। तो ये तो है बेसिक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन किन किन वजूहात पे क्या क्या लवाजमात ज़रूरी हैं, मैं बेसिक पहले पढ़ा लूँ। अब आप देखें, ऑब्जेक्ट आप और मैं ये तय करते हैं कि हम खुद कुछ जैकेट बेचा करेंगे या हम हेरोइन बेचा करेंगे, हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। ये पहला एसेंशियल है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लिख देंगे जब हमारे पास कोई पार्टीज आती है जी कॉन्ट्रैक्ट लिखें, तो हम पहला पूछेंगे भाई काम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका। तो अगर वो ऑब्जेक्ट कानून के दायरे में है तो वो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। अच्छा, याद रखिएगा, जब हम आपस में कोई हम वकालत करते हैं, केस लेते हैं, तो उसके इफ्जाना में हम फीस लेते हैं। तो हर काम का इफ्जाना है, उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। तो लॉफुल कंसिडरेशन होना भी ज़रूरी है, ये दूसरा एस्पेक्ट है। अब मिसाल के तौर पे आप मुझे बताइए कि मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं आपको ये बिजनेस लॉ की 10,000 किताबें हर महीने भेजा करूँगा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, और आप इसके इवज़ मुझे 1 किलो हीरोइन भेज दें, ये लिखा जा सकता है? ये रजिस्टर करेगा रजिस्ट्रार? नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसिडरेशन आल्सो बी लॉफुल। तो पहला हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, और दूसरा जब हम लिख रहे थे तो हम ये भी देखेंगे कि इसका इफ्जाना क्या देगा, वो कितने पैसे देगा, पैसे की शक्ल में देगा या किस चीज़ में, तो वो भी कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। 2 बातें। तीसरा मुझे ये बताइए कि पैसिटी ऑफ द पार्टीज भी होना ज़रूरी है। आपके पास इतना इख्तियार भी हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक पागल आदमी है, इनसेन पर्सन है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, वो आता है और आपसे कहता है जी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, आप गंदम की बोरियां मुझे हर साल भेजेंगे और मैं आपको पैसे भेजूंगा। आप उसके साथ करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो पागल आदमी है, उसका तो ज़हन ही नहीं काम कर रहा। तो इसका लिए ज़रूरी है कि अनसाउंड माइंड ना हो, साउंड माइंड आदमी हो। अच्छा, एक और बात बताइए, एक छोटा सा बच्चा यहाँ आता है 5-7 साल का, और वो मुझे ये कहता है कि सर हमारे साथ कारोबार कीजिए और हमें गंदम भेजिएगा और हम आपको जो है उसकी एवज पैसे भेजेंगे। आए साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रार क्या उसका साइन मानेगा? तो इसका मतलब ये है कि मेजर होना भी ज़रूरी है, यानी 18 साल कानून की है, 18 साल का होना भी ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है, आप सब लोग समझते हैं इंसॉल्वेंसी एक्ट। इंसॉल्वेंट आदमी जो है, जो गरीब आदमी है, जो डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट,
वो कारोबार नहीं कर सकता, उसके पास तो पैसा ही नहीं है। उसने तो पहले अदालत से एक बात ले ली है, डिक्री ले ली है, जजमेंट ले ली है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कारोबार करूं। एक शख्स इंसॉल्वेंट है और आप उसको कहते हैं कि हाँ जी कारोबार करें हमारे साथ, कल को वो कहेगा मैंने तो पहले डिक्लेरेशन ली हुई है, मैं तो पैसे दे ही नहीं सकता था, वो कहा के भाग जाएगा। तो इसका मतलब है मस्ट नॉट इंसॉल्वेंट, मस्ट नॉट डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ये भी एक बड़ा अहम बात है कि वो इंसॉल्वेंस होना भी ज़रूरी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट जो इसकी हम बात करते हैं वो है कंसेंट फ्री होना चाहिए। अब विदाउट कंसेंट आप कभी कभी इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। हम फिल्मों में देखते हैं ना, उसने कहा जी फलां के, आपको पता है कि मैरिज इज आल्सो ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप रोज केसेस कर रहे हैं जो शरई निकाह होता है, निकाह तो है वो, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ता है, आपने उसको साबित करना है, वो एग्रीमेंट है नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। जब आप उसको लिख लेते हैं और निकाहनामा की शक्ल में ले आते हैं, उस पर विटनेस के दस्तखत हो जाते हैं, आपके साइन होते हैं, दुल्हन के साइन होते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। आप रोज अदालतों में देखते हैं वो कहते हैं ठीक है जी ये निकाहनामा है, यही टर्म्स एंड कंडीशन है इसके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। और आप शरई निकाह जो कर रहे हैं, निकाह वो भी है लेकिन वो एग्रीमेंट है, यू मस्ट बी प्रूव। तो ऐसी हालात में जब आप जो है उसमें देखें फ्री कंसेंट है भी, उससे पूछा जाता है 3 दफ़ा कि तुम्हें कबूल है, कबूल है, कबूल है, ऐसा है। अगर वो कबूल ना हो, जब ज़बरदस्ती किया जाए, मजबूरन किसी को कहा जाए नहीं, बाप कहता है ना, फिल्मों में हम देखते हैं आजकल, वैसे है तो नहीं, कि अगर तूने ये शादी ना की मैंने गोली खा लेनी है, मैंने मर जाना है। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें कंसेंट फ्री ना हो, जिसमें कहीं ना कहीं लेकूना हो, पॉसिबिलिटी है उस वक्त जो है वो आप साइन कर दें, मजबूरी के तहत कर दें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग के तहत कर दें, लेकिन बाद में आपने वो साबित करना है कि उस वक्त जो मैंने साइन किए थे वो मेरी फलां मजबूरी थी, मेरे बेटे को इसने अगवा किया हुआ था भाई, वो कहता था ये साइन करो कि ये जो है 10 रुपए में पर 10,000 बुक्स हमें भेजा करोगे, मैंने मजबूरन साइन किए थे, अब मैं 10 रुपए में नहीं दे सकता ये बुक्स, उस वक्त मेरा बेटा अगवा हुआ था, मैं क्या करता। तो आपको ये जब साइन करेंगे, ये साबित करेंगे, तो फिर वो फ्री कंसेंट नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट एसेंशियल ये है कि हमारा फ्री कंसेंट होना भी ज़रूरी है। उसमें हमारे पास जब ये केस आएंगे कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसकी वायलेशन हो रही है, तो पहले बात ये देखी जाएगी कि कंसेंट फ्री था क्या, उस बंदे ने आप पे, जबकि ऑब्जेक्ट फ्री था, लॉफुल था, कंसिडरेशन लॉफुल थी, कैपेसिटी थी उसके पास, क्या उसके पास वो मालिक भी था जो चीज़ आपको उसने दी। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि घंटा घर मैं आपके नाम कर देता हूँ, तो भाई मैं घंटा घर आपके नाम नहीं कर सकता, इसलिए कि घंटा घर मेरे मालिक ही नहीं हूँ। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या वो मुझे अथॉरिटी भी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, मेरे पास कोई लीगल सेंसिटिव भी है उस बात को करने की। और एक और बात बड़ी अहम है एसेंशियल्स में, कानून ने किसी को किसी काम से रोका हुआ ना हो। मिसाल के तौर पे कानून ने यह कहा है कि इसराइल के किसी बशिंदे के साथ हम कारोबार नहीं कर सकते, आपके पासपोर्ट में भी लिखा हुआ है। अगर हम इसराइल के किसी बशिंदे के साथ कोई कारोबार कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। वो कहेंगे कैसे रजिस्टर करें, भाई कानून ने मना किया हुआ है। अच्छा, आप लोग जिम्मेदारा ताल्लुक रखते हैं, कभी कभी जिला बंदी हो जाती है, गंदम आपके शहर से बाहर वाले शहर में नहीं जा सकती। अगर आपके डिप्टी कमिश्नर ने जिला बंदी कर दी कि आज के बाद गंदम मुल्तान से बाहर नहीं जाएगी, और आप भावलपुर में किसी बंदे से साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं या कि हम आपके साथ 10,000 बोरी गंदम भेजूंगा, जब आप वो रजिस्टर करवाने जाएंगे वो कहेंगे जनाब यहाँ तो जिला बंदी है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है नॉट डिक्लेयर वॉइड बाय लॉ होना भी जरूरी है, कानून ने उसको ना रोका हो। आपने ये भी चेक करना है जब आप कॉन्ट्रैक्ट किसी का लिख रहे हैं कि कहीं कानून ने इस पर कोई कदगम तो नहीं लगाई, कोई लेबल तो नहीं लगाया। तो दीज आर द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये 5-7 जो चीज़ें हैं ये हमें देखनी पड़ेंगी कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न में। अच्छा, आजकल हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गया, हम वकला हज़रात में, मेरे समय कॉन्ट्रैक्ट लिखना हो, कुछ लिखना हो, यार वसीका नवीस के पास चले जाओ। भाई वसीका नवीस जो है वो आप जितना पढ़ा लिखा नहीं है, वसीका नवीस ने तो एक पूरा एक बनाया हुआ है, उसके मुताबिक वो डाल देता है, उसको तो कानूनी सुकम्स का पता ही नहीं है, वो तो डाल देगा। वो ये नहीं देखेगा कि जिला बंदी है कि नहीं है, वो ये नहीं देखेगा कहाँ का कानून ने रोका हुआ है कि नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को खुद लिखना चाहिए, हम लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए। कम से कम इन 5-7 जो मैंने एसेंशियल लिखे रिटर्न फॉर्म में होना ज़रूरी है। ज़बानी कलामी तो रजिस्टर्ड होता ही नहीं है ना, रिटर्न फॉर्म।
अच्छा, एक और बात बड़ी अहम होती है, जनरली की जाती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। तो जब आप साइन कर लेते हैं तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली हो गई। आपने ऑफर की कि जनाब हम लॉ फॉर्म बनाना चाहते हैं, अगले ने एक्सेप्ट किया, ठीक है जी मिलके बनाते हैं, अब आगे चले, अब टर्म्स एंड कंडीशन बना लेते हैं। तो दीज आर द बेसिक एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट जब भी लिखना है, जब भी उसको रजिस्टर कराना है, हमें इन एस्पेक्ट्स पे बात करनी है। अच्छा, ये हमने लिख लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया, उसके बाद नीचे साइन कर, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जो वो आपको क्लाइंट बताता है, आपने लिखनी होती है। साइन करने के बाद विटनेस के भी साइन हो गए। अब आगे चलते हैं, काम शुरू हो गया। अब इसकी कुछ किस्में हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कभी कभी ये होता है कि वॉयलेशन हो जाती है, कोई एक पार्टी क्या कहती है, कभी टाइम पे नहीं देती। मिसाल के तौर पे आपने कहा हर 15 तारीख को मुझे ये किताबें मिलनी चाहिए, मैं दुकानदार हूं, मैंने यहां बेचनी है। अब 15 को आपको किताबें नहीं मिलती, आपके ग्राहक तो टूट गए। तो टाइम इज एसेंशियल। इसी अगर आप 20 को देते हैं तो आपने वॉयलेशन की उस टर्म्स एंड कंडीशन की। अगर वॉयलेशन करते हैं तो हमें ये पता होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट की कितनी किस्में हैं। अगर ये किस्में हम जो है हमारी ज़हन में होंगी तो हम उसके मुताबिक केस को जो है ना वो तैयार करके दायर करेंगे। यहाँ मैं एक बात बताता जाऊँ, क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर बैठे हुए हैं, आपके ज़हन में आएगा कि बेसिक लॉ पढ़ा रहा है, बेसिक लॉ की तरफ हम सबक पढ़ रहे हैं, तो हम करेंगे क्या। जब भी कोई वॉयलेशन होती है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है हमारे पास, उसके तहत हम केस हम रोज़ करते हैं। आपने देखा है कि हम रोज़ अदालतों में सिविल कोर्ट में जाते हैं और स्पेसिफिक रिलीफ के तहत केस करते हैं। तो हम इसको भी स्पेसिफिक रिलीफ के तहत करते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बिटवीन पार्टीज हुआ था, इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन थी, और जनाब इसने इस आर्टिकल की, इस टर्म्स की उसने वायलेशन की है, तो मेहरबानी करके इसको कहें कि ये करे या गलत कर रहा है कोई काम। मिसाल के तौर पे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपने 2 कमरे बनाने हैं और वो कमरे नहीं बना रहा, तो आप उसे कहेंगे इसको कहो कमरे बनाए, ये कॉन्ट्रैक्ट है। या वो कमरे गलत बना रहा है तो आप स्टे लेंगे कि इसको रोको कि ये गलत बना रहा है, इसकी मेजरमेंट के मुताबिक नहीं बना रहा। फ्लाईओवर बना रहा है जनाब, फ्लाईओवर में ये मेजरमेंट के मुताबिक नहीं बना रहा है, इसको रोकें, फ्लाईओवर गलत बना रहा है, तो आप स्टे भी ले सकते हैं। आप किसी बात पे उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए आप स्पेसिफिक रिलीफ के तहत भी जा सकते हैं। तो अदालत में बड़ा आसान सी बात यह है कि हमने सिविल कोर्ट में जाना है और रूटीन का सिविल केस करना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यहाँ एक प्रॉब्लम आता है कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी। देखिए ना, अदालत हमें पता लग गई कि हमने इस्तकरार हक का दावा कर देना है, स्पेसिफिक रिलीफ में जाके उससे कोई रिलीफ मांग लेना है कि ये काम करे या ना करे, हम उसको जोर दे सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कब और कैसे। एक तो ये बात ज़हन में रखिएगा, 3-4 क्लॉजेज होती हैं आपके जब आप कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं, या तो टाइम लिमिटेशन होती है कि इस टाइम तक ये अमल दरामद करें, और अगर ये ना किया तो 30 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर हम उसका जुर्माना भी लेंगे या इस पे केस करेंगे। अगर टाइम लिमिटेशन नहीं है, इसमें मेरे पास बहुत सारी साइटेशंस है, मैं आखिर में आपको लिखवा देता हूँ, मैंने लिखी हैं, टाइम का सेंस बहुत ज़्यादा है। अगर टाइम लिमिटेशन नहीं लिखी हुई तो रीज़नेबल टाइम कहा गया है, और लाहौर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने 89 में भी यही कहा है कि रीज़नेबल टाइम 30 दिन है आफ्टर द एक्सपायरी, या जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन आपका शुरू होता है, जिस दिन से उसने वायलेशन शुरू की उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप, वही बात जो हम सिविल कोर्ट में करते हैं, इसमें कोई बात नहीं। अब आ जाएगा ज्यूरिसडिक्शन। कौन सी सिविल कोर्ट? 2 जगह है जो बड़ी अहम है और वो सिविल लॉ में भी लिखी हुई है और आप लोगों को आती भी है। नंबर 1, अगर उसमें मेंशन है कि सिविल कोड फलां शहर की, मिसाल के तौर पे बड़ी बड़ी कंपनियों के आप एग्रीमेंट लिखते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के आपको एग्रीमेंट लिखने चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में हेड ऑफिस किसी का कराची है, किसी का इस्लामाबाद है, किसी का लाहौर है, तो वो वहाँ लिख देते हैं कि केस लाहौर में ही होगा या इस्लामाबाद में हो। अगर वो लिखा हुआ है देन वेरी गुड। दूसरा तरीका है कि कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पैदा हुई, वॉयलेशन कहाँ हुई। मिसाल के तौर पे किताबें लाहौर से आनी है, पहुँचनी मुल्तान है 15 तारीख को, 15 तारीख को मुल्तान नहीं पहुँची, वायलेशन मुल्तान में हो। ठीक है, वायलेशन कहाँ हुई, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पैदा हुआ, एग्रीव्ड पर्सन कहाँ रहता है, तो वो जुरिडिक्शन अगर वहाँ ये बात नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मुल्तान में रहते हैं और वायलेशन भी मुल्तान में हुई है तो हम मुल्तान में केस कर सकते हैं। या वो लिखेंगे कि कब जब भी केस करेंगे किसी भी वायलेशन में तो वो मेंशन होगा उस एग्रीमेंट में। जनरली ये मेंशन नहीं होता।
एग्रीमेंट में एक और चीज़ भी मेंशन होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट में इसलिए कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट में कि कितने टाइम के लिए होगा। कभी कभी एट विल में हम लिख देते हैं कि जब तक हमारी मर्जी, जब जिसने छोड़ना होगा 1 महीने का या 3 महीने का नोटिस देगा वो छोड़ देगा, या फिर टाइम लिमिटेशन होती है 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो उस टाइम लिमिटेशन के अंदर हम उसके कॉज ऑफ एक्शन अगर पैदा होता है तो उसका है। तो ये तो है हमारी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, और कॉन्ट्रैक्ट क्या था। अब इसके काइंड्स क्या हैं। कभी कभी मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, बड़े भाई तो नहीं कहते, छोटे भाई बैठे हुए हैं फारूक साहब, ये अक्सर जब पेश होते हैं तो ये अक्सर बात कर रहे होते हैं, सर दिस इज़ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, सर दिस इज़ बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ये बात जनरली, या सर दिस इज़ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें जब तक एग्जीक्यूटरी या एग्जीक्यूटेड या यूनिलैटरल का पता ही नहीं होगा तो हम जज को तो रट्टा लगा के तो बात कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो आम तौर पे 5-7 किस्में हैं जो हमारे ज़हन में होनी चाहिए। एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी जो विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसमें ये जो एसेंशियल्स हैं इनकी कमी है, यानी जो मैंने कहा लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं था, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं था, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज नहीं थी, या कानून ने रोका हुआ था, या फ्री कंसेंट नहीं था। अगर ऐसी कोई सूरत हाल है और वो फिर भी एग्रीमेंट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, किसी वजह से हो गया है, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो है कानूनी है। वो अगर इन्फोर्सेबल होता है, अगर वो गलती से भी हो गया है या जानबूझ के हो गया है, तो वो वॉइड है। द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, विच कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। उसके बाद है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कहते हैं जो विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो कानून की ज़रूरत के तहत हर चीज़ पूरी है और वो कानून के मुताबिक काम कर सकता है। एक होता है वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़ा एक सेंसिटिव सा है। वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं हम। देखिए बात ये है, मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके साथ कि मैं हर महीने आपको ये 10,000 जो है वो किताबें भेजूंगा, मेरी कंसेंट फ्री थी, लेकिन आपसे मैंने साइन ये करवाया कि आप मुझे, वैसे तो 50 रुपए की है, आप मुझे 100 रुपये देंगे पर किताब। आप मजबूर थे किसी वजह से, फ्री कंसेंट के तहत नहीं किया, आपने साइन कर दिया, हाली तो जान छुड़ाओ ना, आपने साइन किए विदाउट फ्री कंसेंट, जी मैं 100 रुपये पर किताब लूँगा, है 50 रुपए के, लेकिन आप किसी मजबूरी के तहत, किसी का बेटा अगवा हुआ है, कोई इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है, किसी का दादा ने कह दिया, साइन हो गए। अब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया, उस वक्त आपकी मजबूरी ख़त्म हो गई। अब आपकी मर्जी है, आपको पता है अगर अब 100 रुपये में आपको वारे आती है किताब तो आप ले लें, आप इम्प्लीमेंट कर दें, और अगर आपको नहीं आती तो आप अदालत में जाएंगे, अदालत में जाके केस करेंगे, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेंगे कि जनाबे वाला, मैं उस वक्त जब ये एग्रीमेंट हुआ था या उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मेरी ये मजबूरियां थी, ये गवाह हैं मेरे, मैं इसको नहीं दे सकता, इसलिए जो ना ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए। वॉइडेबल, तो वॉइडेबल में मैं तो पाबंद हूं देने का, क्योंकि मैं फ्री कंसेंट में था, आपकी मर्जी है, तो इसको हम ये कह सकते हैं द वन ऑफ द पार्टी इज बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज द अदर पार्टी हैज ए राइट टू परफॉर्म और नॉट। उसकी मर्जी है वो परफॉर्म करे और ना करे। तो यहां आके अदालत फैसला करेगी क्या वाकई उस वक्त तो आप इतने मजबूर थे, अगर मजबूर थे तो वो आपको आज़ाद कर देगी, अदरवाइज आपकी मर्जी है, अगर आपको वो वारे आता है तो आप कर लें। तो इसको वॉइडेबल कहते हैं। उसके बाद अभी हमने बात की एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें परफॉर्म हो जाता है बोथ दी पार्टीज। मैंने किताबें आपको भेज दी और आपने उसके इवज मुझे पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीटेड, फ्लाई ओवर बन गया और पैसे डिलीवर हो गए कंस्ट्रक्टर को, अब कोई लेन देन नहीं बाकी रहा, तो दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म्ड, इंप्लीमेंटेड। दूसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, येट टू बी परफॉर्म्ड ऑन बोथ साइड। मैंने जो है काम शुरू कर दिया है फ्लाईओवर का बनाना, लेकिन मुकम्मल पैसे मुझे नहीं मिले, और उधर मुकम्मल हुआ नहीं, उन्होंने भी मुकम्मल पैसे नहीं दिए मुझे, आधे आधे कुछ पैसे आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, इधर से भी कुछ काम हो रहा है कुछ जा रहा है, दोनों तरफ से काम स्टार्ट हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज एग्जीक्यूटरी, रास्ते में है, येट टू बी परफॉर्म, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसको एग्जीक्यूटरी कहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मिलता जुलती बात अभी हमने की है यूनिलैटरल और बाईलैटरल, ये इनके साथ मिलता जुलता है। बाईलैटरल ये होता है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हो गया, साइन हो गए, लेकिन काम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ।
एग्जीक्यूटरी में काम स्टार्ट था, बोथ साइड मुकम्मल नहीं हुआ था। फर्क देखिएगा, एग्जीक्यूटेड में मुकम्मल हो गया, बाइलैटरल में दोनों साइड से एग्रीमेंट साइंड है बट स्टार्ट हुए ही नहीं है दोनों साइड से। अभी काम अगले महीने स्टार्ट होना है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। जबकि यूनिलैटरल हमने कहा कि उसमें एक साइड से इंप्लीमेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी मैंने किताबें आपको भेज दी, अभी आपने पैसे भेजने हैं। वन पार्टी परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लीमेंटेड द कॉन्ट्रैक्ट, whereas the other party yet to be performed, अभी उसने करना है। अब ये चार एक जैसी मिलती जुलती चीजें हैं। हम कभी कभी जब बहस कर रहे होते हैं अदालतों में, हम कह लेते हैं जनाब ये यूनिलैटरल है, मैंने परफॉर्म कर दिया जनाब, वो पैसे नहीं दे रहा मुझे। या हम कहते हैं बाइलैटरल है सर, मैं भी करने को तैयार हूं, वो भी उसको कहना पहले सामान भेजे तो मैं पैसे भेजता हूं। लेकिन अगर एग्जीक्यूटेड है तो हम कहेंगे जनाब परफॉर्मेंस हो गई है। ये किस बात का केस लेके आया हुआ है? ये तो डेट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। या एग्जीक्यूटरी है तो हम ये कह सकते हैं देखें जी रास्ते में है, बात चल रही है, हम कर लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ी बात है। एक होता है रूटीन में हमने आपस में बातें की, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, हमने 2-4 लाइनें लिखी, हम आमतौर पे वकील ये लिखते हैं और जाके उसको रजिस्टर क्या करते हैं, यहीं से वसीका नवीस से मोहर लगवा लेते हैं और हम कहते हैं जी। लेकिन अगर पूरी तरह लिखा हुआ हो और हर आदमी जो उसको समझ सके, जो भी पढ़े वो समझ जाए कि यार इसके ये टर्म्स एंड कंडीशन है, और रजिस्टर्ड हो, तो उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रिस्टल क्लियर, अनएम्बिग्यूअस, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड इजीली, उसको हम कहेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इंप्लाइड हैं, समझे जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप जाते हैं यहाँ दुकान पे और उसे कहते हैं कोका कोला खोल दे, वो कोका कोला ठंडी आपको खोल देते हैं, आजकल आप उसको 60 रुपए दे आते हैं। कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट था? कोई लिखा हुआ था? लेकिन आपने क्यों दिए? अच्छा, वही बंदा आपसे मांग ले 100 रुपए, आप कहेंगे क्यों भाई, हर जगह 60 रुपए की मिल रही है, मैं 100 की क्यों दूं, आप क्यों मांग रहे हो? इसका मतलब है देयर इज सम कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसी तरह आपने वहां से उसे कहा एक जूस का डब्बा दे, और वो उस जूस आपके पास आया, ऊपर लिखा हुआ है मैंगो जूस, एक्सपायरी डेट फलां, आप मुंह पे लगाते पता लगता है बीच में मैंगो है ही नहीं, कोई और जूस है, एप्पल का जूस है। आप कहेंगे भाई मैंने मैंगो लिया था और बाहर भी मैंगो लिखा हुआ है, ये पी के देख, आप वापस करेगा ना? अच्छा, इसी तरह आप होटल में जाते हैं, आप कहते हैं कढ़ाई गोश्त जो है ना आप बना के दें, वो कढ़ाई गोश्त बना के देते हैं, आप खाना शुरू करते हैं तो स्मेल आती है, आप वापस करेंगे ना? तो कोई लिखा हुआ था। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि आपने जो चीज मांगी है वो एज पर होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझा जा, देयर इज सम कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, लेकिन देयर इज ए सम कॉन्ट्रैक्ट, इसका नाम उन्होंने दिया है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि जो चीज रूटीन में चल रही है, सर्कमस्टांसेस के तहत चल रही है, उसको वैसा होना चाहिए, तो इसको इंप्लाइड। अगर कोई बंदा ऐसा नहीं करेगा, कंज्यूमर कोर्ट खड़ी है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, आप कहते हैं ये मैंने प्रोडक्ट ली थी, ये प्रोडक्ट जो है वो उसके मुताबिक नहीं निकली, एज पर सर्कमस्टांसेस नहीं निकली। जूती लेते हैं, साल की गारंटी वारंटी है, लेकिन पता लगता है तीसरे महीने टूट गई, तो क्या करेंगे? तो जाएंगे ना। तो ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। वो क्यों देगा? वो कहेगा कहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप कहेंगे नहीं, ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के तहत आता है। अच्छा, एक होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी हम इसको कहते हैं अब रूटीन में। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आप लाल बत्ती पे क्यों लिखते हैं? पता है ना चालान हो जाना है। आप वन वे क्यों नहीं तोड़ते? पता है ना चालान हो जाना है। इसका मतलब है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो इम्पोज्ड बाय लॉ है, आप पे किसी तरह कानून ने आप पे इम्पोज किया हुआ है। आपने किसी ट्रैफिक वाले के साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया लिख के, लेकिन आप लाल बत्ती पे रुकते हैं। इसका मतलब है आप समझते हैं कि यहां रुकना है, आप समझते हैं कि नो वन वे नहीं तोड़ना। इट मीन्स कि वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है विच इज इम्पोज्ड बाय लॉ है, कानून ने आप पे लागू किया हुआ है, तो वो भी आपने फॉलो करना है, वो भी समझा जाता है। कल को अगर वो आपका चलान देता है, आप ये नहीं कह सकते मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक पीछे खड़ा हुआ है। इसके बाद एक बड़ा अहम बात है जो आपके बैंकों में ज़्यादा काम होता है, और जो बैंकिंग लॉज के काम करते हैं उनको ये बात पता है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में किसी शर्त के साथ मुंसलिक हो। अगर ये हो गया, इफ का लफ्ज है, इफ, अगर ये काम हो गया
तो मैं ये काम करने का पाबंद हूं। अगर वो काम नहीं होता, मैं ये कहता हूं कि मेरा जहाज पाम ऑयल का आ रहा है मलेशिया से, अगर वो लंगर अंदाज हो गया, मैं आपको 10 टन जो है ऑयल दूंगा, पाम ऑयल जो घी फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। अल्लाह रहम करे, जहाज रास्ते में डूब जाता है, जहाज को कोई आग लग जाती है, तो अब आप मुझ पे केस नहीं कर सकते परफॉर्मेंस का कि इसको कहो ये इंप्लीमेंट करे, मुझे ऑयल दे। हम कहेंगे जी जनाब ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, यहां इसमें इफ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। तो इफ का मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, मैं ये बात इसलिए सबक पढ़ना चाह रहा हूं कि जब आप ये बात लिखेंगे तो उस वक्त आप लिखेंगे कि दिस इज कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी शर्त के साथ मुंसलिक, हाँ, तो किसी शर्त के साथ जब आप मुंसलिक होंगे तो उसको हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये भी एक किस्म है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की किस्में हमारे सामने आती हैं जो हमारे पास लिखी हुई नहीं होती, और हम वकला हज़रात कहते हैं यार लिखा हुआ कितने, भाई वो लिखा हुआ नहीं होता, वो समझा जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी हम जो है उसको वो करना चाहिए। अब अहम बात, जो जब हम केस दायर करते हैं, जब हमारे पास एक क्लाइंट आता है और कहता है जनाब मैंने इसके साथ एग्रीमेंट किया और मैं एक दुकानदार हूँ तो ये हमारे पैसे खा गया है, तो उसके लिए कंटेंट्स जो मैंने बताए हैं, इसके साथ साथ बाकी चीज़ें क्या ज़रूरी हैं। नंबर नेक्स्ट, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होना ज़रूरी है कि किस डेट को लिखा गया, और एक्सपायरी डेट अगर लिखी हुई है तो वो कौन सी हमने देखनी है कि एक्सपायरी का क्या, उसके बाद रीज़नेबल टाइम आ गया कि नहीं आया। उसके बाद 2 विटनेस के साइन होने ज़रूरी हैं, 2 विटनेस के शनाख्ती कार्ड नंबर होने ज़रूरी हैं। यहाँ भी जब आप रजिस्टर कराने जाएंगे तो रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्टर पे उसके साइन और थंब इम्प्रेशन होना ज़रूरी है। खुद आपके जो 2 पार्टीज़ हैं, 2 हैं या ज़्यादा हैं, उनके भी साइन होना ज़रूरी है। तो दीज आर दी बेसिक कंसेप्ट। अब एक शख्स आपके पास आता है और वो कहते हैं जी मुझे, आप यकीन करें यहाँ कमर्शियल लॉ वाले, मैं कमर्शियल लॉ के साथ ज़रा रिलेटेड हूँ, मेरी बिरादरी है कमर्शियल लॉ वाली, तो मैं उनके केसेस करता रहता हूँ। तो मैंने देखा है कि सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए और इसी एग्रीमेंट को लिखने के लिए आप यकीन करें 5-5 लाख रुपए चार्ज होते हैं। आधे घंटे का काम नहीं है वैसे एक्चुअली। वो अलग बात है कि हम शो करते हैं कि यहाँ तो जनाब बड़ा लाइन है और हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, बड़ा टाइम होगा। एक्चुअली नहीं, ये मैं बिल्कुल कम बता रहा हूँ, कमर्शियल लॉ में ये बड़ा कम फीस बता रहा हूँ। तो क्यों ना हम उस साइड पे क्यों ना जाएं। आप यकीन करेंगे जब आप बैंकिंग कोर्ट में खड़े होते हैं, आप बैंकिंग वाला आपको एक एग्रीमेंट सामने रख देते हैं, आप हैरान होंगे, या कॉन्ट्रैक्ट रख देता है, आप हैरान होंगे, वो टाइप से निकला हुआ होता है और आधे खाने जो है ना उसके आधे खाने खाली होते हैं। मैं कई केसेस जीता हूँ बैंकिंग लॉ से, खाने फिल ही नहीं होते। हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ते ही नहीं हैं। हमें चाहिए वही बैंकिंग लॉ का वो जो एग्रीमेंट बैंक और कस्टमर का हुआ है, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट कहा है, उसको हम पढ़ तो लें। उनकी भी आदत है, वो भी हम अंधेवाद साइन करके, हमने उस पर लोन लेना होता है, हम कहते हैं साइन कराओ, हमने 100 जगहों पे साइन कर देने होते हैं, पढ़ते नहीं हैं। जब हम पढ़ेंगे तो आप यकीन करेंगे कम से कम और कुछ नहीं तो 10-12 आपको ऐसी गलतियां नजर आएंगी, आप हैरान रह जाएंगे यार इतने बड़े वो बैंकर्स जो है ना वो लॉ नोइंग नहीं होते, वो रूटीन के मैटर्स पे चलते हैं। आप लोग लॉ नोइंग है, आपने लॉ पढ़ा है, आपको कॉन्ट्रैक्ट का पता है, तो जो खाली खाने फुलफिल नहीं हुए आप उस पर लाइन लगा के बैंकिंग वालों को या जज को बता सकते हैं कि इस वजूहात की बिना पे ये वॉइड है। वाइडेबल हो सकता है अगर आप मान जाएं तो, और अगर नहीं मानते तो वो वाइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो वो बैंकिंग के केसेस में आप बैंकिंग के लॉ के, तो ये जो जुरिडिक्शंस हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए आप हम लोगों में ना एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स आ गया है मेरे समय कि पता नहीं कमर्शियल लॉ क्या होगा, पता नहीं जो है ना वो नून साहब पीछे टेलीफोन सुन रहे हैं, आप यकीन करें ये कमर्शियल लॉ में बहुत माहिर है, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। इनकी आदत यही रही है जो इन्होंने मुझे सिखाई है कि एक एक वर्ड वाज वर्ब इज एम चेक करो। तो जब हम उन बातों को चेक करेंगे तो हम यकीनन जो है, ये मुझे इशारा कर रहे हैं कि नियाजी साहब का नाम ही लें, अब्बास नियाजी साहब का जी, वो भी हमारे उस्तादों की जगह पे हैं, तो ये पीछे से मुझे छेड़ भी रहे हैं जी। इसलिए बहरहाल याद रखिएगा कि हमने हर चीज़ को एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा पढ़ना है। और यकीन कीजिए इतने लकूनाज हैं हमारे जो वहाँ बनाए जाते हैं, वो लोग लॉ नोइंग नहीं होते, लॉ डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं, उनका एक डिपार्टमेंट होता है अलहदा, लेकिन उनको अदालतों में तो कभी गए नहीं हैं।
तो हमारे जहन में एक बात बैठी हुई है, कमर्शियल लॉ में तो हम जा नहीं सकते भाई, कमर्शियल लॉ यही बैंकिंग कोर्ट है, कमर्शियल लॉ यही सिविल कोर्ट है, यहीं आते हैं वो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कमर्शियल लॉ में, हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वेजेस कमिश्नर के पास चले जाते हैं, लेबर कोर्ट चले जाते हैं, सर्विस ट्राइब्यूनल चले जाते हैं, है तो वो भी सिविल नेचर है, सिविल अंदाज है, वही का वही दावे लिखने हैं, वही का वही जवाब दावे आने हैं, वही का वही गवाही होनी है और वही का वही बहस होनी है, वही का वही इश्यूज बनने। इसलिए ये बड़ा नॉमिनल सी बात है, तो हम इसको बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। मेरा ख्याल है हमारे पास 10 मिनट और है, मैं थोड़ा सा आगे चल सकता जी। इसके बाद जो है, क्योंकि हम थोड़ा सा ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, थोड़ा थोड़ा इसको टच करते हुए आगे चलते हैं। इसके बाद एक लफ्ज़ आता है बड़ा अहम, और वो आता है बेलमेंट का। हमारे यहाँ रोज़ आता है ये बात कि ये बेलमेंट का केस है। बेलमेंट की तारीफ ये है कि पोजेशन ऑफ गुड्स कहते हैं मूवेबल थिंग्स को, एक जगह से दूसरी जगह जो जा, पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ऑनरशिप जरूरी नहीं है ट्रांसफर हो, इज कॉल्ड बेलमेंट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे एक किताब मांगी, या मैंने पेन लिया, मैंने लिखा और पेन आपको वापस कर दिया, सेम गुड्स मस्ट बी रिटर्न बैक। या मैंने आपसे मोटरसाइकिल मांगा होंडा CD70 और मैंने कहा यार मैं कचहरी अपना घंटे घर तक काम करके वापस आऊंगा, तो मुझे जब वापस आऊंगा तो वही होंडा CD70 वही वाला दूंगा ना, कोई ये तो नहीं करूंगा कि सुजुकी दे दूंगा। तो ऐसी पोजीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स की ऐसी ट्रांसफर जिसमें सेम गुड्स वापस भी हो और किसी खास पर्पज के लिए वो चीज़ किसी के हाथ में दी जाए, उसमें 2-3 वजूहत हो सकती हैं। पैसे के बगैर भी हो सकती है, पैसे के साथ भी हो सकती है। हमने मिसाल के तौर पे पैसे वाली क्या है, पैसों के बगैर क्या है, जैसे मैंने आप दोस्त है, मैंने पेन मांगा, लिख के आपको वापस किया, वही पेन वापस किया, ये भी बेलमेंट में आता है। लेकिन कपड़े सी के मुझे वापस देता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं उसको पैसे देता हूँ, गाड़ी जुड़ने के लिए दे आता हूँ वर्कशॉप बेलमेंट की, और गाड़ी वो वापस करेगा सेम गाड़ी और अपने पैसे लेगा जो उसने जुड़ाई है या पुर्जे डाले हैं। तो इसको हम कहते हैं नॉन ग्रेचुअस, जिसमें पेमेंट इन्वॉल्व हो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ग्रेचुअस। और जिसमें पेमेंट इन्वॉल्व ना हो, दोस्ती के तहत हम एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेचुअस। अब वह फर्क है, जिसमें पेमेंट इन्वॉल्व है उसके पीछे नॉन लग रहा है, ये समझने के लिए ताकि जेहन में कभी हम अदालतों में बैठे हों तो वो बात हो रही हो कि सर दिस इज द बेलमेंट ऑफ नॉन ग्रेचुअस, तो इसका मतलब है इसमें पेमेंट इन्वॉल्व है। अगर हम ये कहते हैं दिस इज द बेलमेंट ऑफ ग्रेचुअस, तो इसका मतलब इसमें पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इमोशंस इन्वॉल्व हैं, दोस्ती इन्वॉल्व है। तो ऐसी सूरत हाल में भी ये बेलमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। जो शख्स बेलमेंट जो चीज़ देता है उसको बेलर, और जिसको दी जाती है ट्रांसफ़र हो जाती है उसको हम बेली कहते हैं। ये एक रूटीन का मैटर है। इसी तरह प्लेज होता है, मैं थोड़ा थोड़ा करता जाऊं ताकि हम लोग जब लिखेंगे तो हमें पता हो, हम लिखते हैं ऑलरेडी लिखते हैं, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं ये बात कि प्लेज क्या है। सिक्योरिटी अगेंस्ट डेट, किसी लोन के अगेंस्ट आप कोई चीज रखवाते हो, मूवेबल। प्लेज मूवेबल है, जो इमूवेबल है उसकी और बात है, उसकी बात आगे चलता हूं, उसको क्या कहते हैं, हाइपोथिकेशन भी कहते हैं। आपकी बात ठीक है। तो प्लेज मीन जो मूवेबल थिंग्स हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपना सोना रखवा दिया और उसके, नेशनल बैंक वाले आजकल ले रहे हैं, आप सोना रखवाते हैं और उसके इवज आप प्लेज कराते हैं और उसके इवज आप पैसे उनसे कुछ लेते हैं कि फलां डेट को हम पैसे वापस करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो दैट इज प्लेज। अच्छा, इसको पॉन भी कहते हैं। कभी कभी आपके अदालतों में बैठे हो, कोई पॉन का लफ्ज PAWN, पॉन का मतलब भी प्लेज ही है, ठीक है। तो पॉनर या पॉनी या प्लेजर या प्लेजी कहते हैं हम ऐसा शख्स जिसने, मिसाल के तौर पर बैंक से हम पैसे लेते हैं, हम प्लेजर, वो प्लेजी। तो इस तरह की बात जो है वो भी हमारी मूवेबल थिंग्स में एज ए सिक्योरिटी अगर कोई चीज़ रखते हैं और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसको हम प्लेज का नाम देते हैं। हमारे यहाँ एक और बड़ी अहम बात चलती रहती है, हम कहते हैं गारंटी दें। जनाब ये बोतल है, गारंटी दें ये पानी है या ये एक्सपायर नहीं, ये बड़ा गलत लफ्ज़ है। गारंटी हमेशा इंसानों की होती है, गारंटी हमेशा किसी एक्ट की होती है इंसान के। हमेशा ऐसी चीज़ जो बगैर जानदार हो उसकी हम वारंटी होती है। जैसे आजकल हम बड़े आसानी से हम एक बात कर रहे होते हैं रूटीन में, यार हलीम तक हवा में, यार हलीम अल्लाह का नाम है भाई, हलीम कोई लफ्ज़ नहीं है, लहीम है, लहम से निकला हुआ।
लेकिन हमारा रोज़मर्रा की एक बात आ गई हमारे दिलों में, हलीम खाते हैं, अल्लाह रहम करे, नौज़ुबिल्ला हम अल्लाह को खाते हैं, अल्लाह का एक नाम है तो लहीम है। इसी तरह हम रोज़ कहते हैं और जनाब इस फ्रिज की गारंटी क्या है, तो हम गलत बोल रहे होते हैं। हम इसी तरह लिखने में भी गलत लिखते हैं, लिख जाते हैं। हमारे जब हम एग्रीमेंट लिख रहे होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं, हम गारंटी लिख जाते हैं। हमें लिखना नहीं है, हमें वारंटी लिखना है कि इसकी 2 साल वारंटी है, 2 साल सिक्योरिटी है कि 2 साल में अगर ख़राब हो गई फ्रिज तो हम आपको वापस करेंगे या जो करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हमें इस बात का भी फ़र्क रखना है। गारंटी है किसी की जिम्मेवारी लेना कि जनाब मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, ये 10,000 आपसे ले रहा है, अगर ये 10,000 आपको वापस नहीं करेगा तो मैं करूँगा फलां डेट को, ये तो है गारंटी। लेकिन अगर कहें कि ये पंखा जो है पाक सुपर एशिया का, ये अगर 2 साल में ख़राब हो गया तो भाई इसकी 2 साल के अंदर हम इसको वारंटी देते हैं कि इसको जोड़ के देंगे, 2 साल के बाद नहीं, तो ये वारंटी है। तो ये बात भी आमतौर पे जर्नली हम गलत बोलते हैं। हम लिखे, जब आप यकीन कीजिए इस बात पे भी केस आप जीत सकते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ लफ्ज़ लिखा होता है गारंटी, फिर जजेस हमें पता है क्या कहते हैं, ओ जनाब समझा जाता है यही बात, आप समझो तो ये मकसद तो यही है। भाई मकसद तो ये है, लेकिन वो गैर कानूनी जिसने लिखे है उसको तो समझाओ। इसी तरह एक होता है एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी एक लफ्ज़ होता है। बस सर मैं 2 मिनट में ख़त्म कर, मुझे पता है मैं ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंसी का मतलब ये होता है रिप्रेजेंटेशन, किसी के बिहाफ पे कोई काम करना, उसको एजेंट कहते हैं। हम अपने घर में ड्राइवर रखते हैं, अब उसका क्या काम है, हमारे बिहाफ पे, गाड़ी मेरे नाम है लेकिन मेरे बिहाफ पे मेरी गाड़ी चला रहा है, तो हम ये इस बात के तो जिम्मेवार है ना कि अगर गाड़ी का टाइटल गलत निकलेगा तो मेरा ड्राइवर जिम्मेवार नहीं है। मैं चोरी की गाड़ी निकलेगी तो क्या ड्राइवर का कसूर है? नहीं, मेरा कसूर है। तो इसका मतलब ये है कि एजेंट की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली प्रिंसिपल के पास भी होती है, जो मालिक होता है। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि एजेंट का फॉल्ट प्रिंसिपल का फॉल्ट, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी लिखते हैं कि जनाब मैं और आप हम ये करेंगे कि आप हमारे मोबिलिंग के जो कार्ड्स हैं ये हमारे बेचेंगे, मोबिलिंग की कंपनी के साथ मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, और अगर वो ख़राब हो जाता है, कार्ड 100 रुपये का है, बीच में 50 रुपये निकलते हैं, तो उस जो बेचने वाला है उसने तो 50 नहीं देने। आप मोबिलिंग के दफ्तर में फ़ोन करेंगे तो रहेगा ना। PIA है, आपको टिकट देती है, अगर वो टिकट गलत है या टिकट पे सही जहाज़ नहीं आया तो आप जिससे टिकट लिए उससे बात नहीं करेंगे, PIA वालों से बात करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रिंसिपल इज़ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एक्ट ऑफ द एजेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जब भी आप लिखेंगे, हाँ कुछ जगह ऐसी हैं जैसे जिसमें वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जैसे फैक्टर, एक एजेंट की बहुत सारी किस्में, मैं उस तरफ नहीं जाता, टाइम थोड़ा है। फैक्टर एक एजेंट है। फैक्टर एजेंट क्या होता है, आपने देखा होगा यहाँ मेडिसिन कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, वो बल्क में मिसाल के तौर पे खांसी का शरबत मंगाते हैं पूरे ड्रमों में। मैं एक जानता हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी से आगे एक मेडिसिन कंपनी है, मेडिसिन मिल है, वो क्या करते हैं पूरे का पूरा बल्क में फ्रांस से मंगवाते हैं वो खांसी का शरबत, फिर उसको रीपैक करते हैं छोटी छोटी उसमें। अब जब वो रीपैक कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें कोई जो मिलावट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है फैक्टर में जो है वो एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि उसने रीपैक की, रीपैक में पानी मिला सकता है, कोई और चीज़ मिला सकता है। तो आपने देखा होगा कई खांसी के शरबत में, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैन्युफैक्चर्ड बाय फलां कंपनी लंदन की या जहाँ की, फैक्टर बाय SM कंपनी पाकिस्तान, जो भी कंपनी है उसका नाम वो लिया जा सकता है। तो इस तरह की कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जिसमें अब जिम्मेवार आप होते हैं। अच्छा, इसी तरह इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आप जिम्मेवार हो सकते हैं। कभी दिल क्रेडिट एजेंट है जिसमें बड़ी बल्क में कोई कारोबार होता है और वो एजेंट भी अपने पैसे कुछ मिला देता है। भाई अभी चलो सौदा हो जाए, 10 लाख रुपए का सौदा है, वो कहते हैं मेरे पास तो 8 लाख है, अच्छा यार 2 लाख मैं मिलाता हूँ, मुझे बाद में दे देना। इस तरह के कुछ मामलात हैं जिसमें एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज एजेंट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है, प्रिंसिपल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी लिखेंगे तो हम ये बात ज़रूर लिखेंगे कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। बंदा मार के आ जाते हैं गाड़ी चलाते हुए, मालिक भी नाल पकड़ा रहते, सिर्फ जो है ना वो ड्राइवर नहीं पकड़ा जाता, मालिक को भी पकड़ा लेते हैं आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की तरफ जाएंगे, हम उसकी किस्में अगर पढ़ेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर जनरल एजेंट है, बैंक में जनरल मैनेजर बैठा हुआ है, वो कैश को भी देख रहा है,
वो क्रेडिट को भी देख रहा है, वो फाइनेंस को, बाहर की फाइनेंस को भी देख रहा है, लोगों से भी मिल रहा है, वो हर किस्म का जिम्मेवार है। लेकिन जो कैशियर है वो सिर्फ कैशियर, स्पेशल एजेंट अगर है वो कैशियर है, वो सिर्फ कैश का जिम्मेवार है और किसी चीज़ का जिम्मेवार नहीं। ब्रोकर है तो वो उसी डील का जिम्मेवार है, गाड़ी बेचनी है उसने ब्रोकेज लेनी है, या कमीशन एजेंट के तौर पे वो काम करेगा। और एडवोकेट है, हम भी एजेंट हैं, लेकिन हम सिर्फ उस केस की हद तक एजेंट है ना, बाकी 10 केस उसके साथ है वो तो हम जिम्मेवार नहीं है। तो वो भी बैंकर है, वो आपके अकाउंट की हद तक जिम्मेवार है, एजेंट है, बैंकर है, लेकिन वो आपके अकाउंट की हद तक जिम्मेवार है। तो दीज आर दी काइंड्स ऑफ द एजेंसीज। तो ये एक जर्नल एक प्रीव्यू दिया है, जर्नल एक बात की है कि बाकी 45 मिनट हो गए हैं, तो 45 मिनट में जर्नली बात की जा सकती थी। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड हैं और इस कमर्शियल साइड में बहुत लेकून है वकीलों का, वकीलों की बहुत कमी है। आप यकीन करें मुल्तान में कमर्शियल का कोई वकील नहीं मिलता। आप हैरान होंगे, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो लाहौर जाते हैं कमर्शियल साइड के लिए, वो लाहौर में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों को लाखों रुपए दे के आते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ चलें, कॉन्ट्रैक्ट को सीखें। यकीनन हमें आता है, लेकिन हम उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, हम उस पर काम नहीं कर रहे। अगर हम इस तरह काम करेंगे और हम इन फैक्ट्रीज़ को थोड़ा सा स्टक करेंगे, थोड़ा सा नॉक करेंगे, तो आप यकीन करें इनको बहुत ज़रूरत है मुल्तान में अच्छे कमर्शियल लॉ की, कमर्शियल लॉयर्स की। तो रुका, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बर्दाश्त किया। कोई भी अगर कोई सवाल हो तो हाँ जी 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 उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम पे डबल बर्डन आ जाएगा। और अमूमन वजह ये होती है कि क्लाइंट हमसे डिमांड ये कर रहा होता है कि मैं कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ूँ। बिजनेसमैन कभी नहीं कचहरी की चक्कर में, ठीक है। उनको अगर रजिस्ट्रार के पास बुलाएंगे उनका तो नहीं यार आप फलाना बता ठीक करता है। तो क्या हमें वो प्लेन पेपर पे हमें नहीं, प्लेन पेपर इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ये बात तो पहली स्टार्ट में हमने की। प्लेन पेपर इज एन एग्रीमेंट विच इज टिश्यू पेपर नहीं होता। अदालत तो उसको ये आप उसे कहें ये आना पड़ेगा, भाई तेरी लाइबिलिटी है, तेरी रिस्पॉन्स, कल को तुझे नुकसान होना है। मुझे आप कहें जी हमने निकाह कर लिया तो बंद कमरे में बैठ के, तो यू हैव टू बी प्रूव्ड। तो उसके लिए आपको निकाहनामा होना ज़रूरी है, साइन होने ज़रूरी है, रजिस्ट्रार के सामने जाना ज़रूरी है, निकाह खां के सामने जाना ज़रूरी है। आजकल तो बड़ा आसानी हो गई है, आप उनसे कह सकते हैं कि आप पैसे भरें, हम लोकल कमीशन मुकर्रर करवा देते हैं, लेकिन होगा रजिस्टर्ड, अदरवाइज वो एग्रीमेंट है। इन केस अगर स्टाम्प पेपर एडजस्ट हो जाए और वो रजिस्टर्ड हो बिफोर द रजिस्ट्रार, अदरवाइज दैट इज एन एग्रीमेंट यार, इट्स बेसिक लॉ है, मतलब वो नॉट इम्प्लीमेंटेबल। उसको आप कितना साबित करेंगे? हाशिया के गवाह के साथ साबित करेंगे ना, फिर भी तो वो आएगा। तो उस वक्त आएगा तो भाई पहले उसको आ जाए ताकि वो प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ उसको मिल जाए डॉक्यूमेंट में। तो इस सूरत हाल में ये ऐसा नहीं है। वह पीटीएफ वाली बातें, ये हमारा प्रॉब्लम यही आ गया। खालिद भाई आपका जवाब देना ज़रा मुश्किल होगा मेरे लिए। बहरहाल जी ठीक है। हाँ सर, मैं इसकी दो रास्ते बताता हूँ। एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है। आप अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज लगा देते हैं बीच में कि मिस्टर फलां विल बी द आर्बिट्रेटर इफ़, अगर हमारी लड़ाई हो जाएगी वो फैसला करेगा, हम अदालत में जाएंगे, देन तो वो आर्बिट्रेशन क्लॉज आ जाएगी, उस बंदे की तरफ आप चले जाएंगे। दूसरी तरीका यह है कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे, जनाब हम इसको कभी नहीं करेंगे कोर्ट में। मुझे एक बात बताएं, गैर कानूनी क्लॉज को लीगल क्लॉज नहीं क्लॉज दिया जा सकता। तो वो जो गैर कानूनी क्लॉज आपने बीच में डाली है तो ऑटोमेटिकली वॉइड। हाँ, इसको वॉइडेबल हम कर सकते हैं इफ बोथ द पार्टीज आर एग्रीड। अब दोनों ने साइन किए हैं ना नीचे, तो बोथ द पार्टी आर एग्री। अब वॉइडेबल है कि अगर वो उसको कंटेस्ट करना चाहता है, अगर उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है, डेथ इज को हम कोर्ट में नहीं जाते थे, हम बैठ जाएंगे, फलां बंदे से फैसला करा लेंगे, लेकिन है वॉइडेबल। वो चाहे तो बाद में उसको चैलेंज कर सकता है। तो हम इसको वॉइडेबल क्लास में ले आएंगे या फिर आर्बिट्रेशन क्लास में ले जाएंगे। कोर्ट का व्यू ये है कि अगर वो वॉइडेबल है तो कोर्ट में वो साबित करेगा कि मैं उस वक्त मजबूर था ये साइन करने के लिए, जो मैंने वॉइडेबल की बात अभी की है कि मैं उस वक्त ये मजबूरियां थी, उसकी वजह से मैंने साइन किया, वरना वो साइन का पाबंद है।
लेकिन मेरी ये मजबूरियां थी। अब मैं वो मजबूरियों की वजह से भाई गैर कानूनी मैंने काम किया है, ये गैर कानूनी है, किसी को कोर्ट से जाने से या किसी को फंडामेंटल राइट्स कोई बंदा नहीं रोक सकता। तो वो साबित करेगा पहले कि ये वाइडेबल इस तरह है कि मैं उस वक्त मजबूर था, अब मैं मजबूर नहीं हूँ, तो इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड किया करार दिया जाए। मैं इसको इम्प्लीमेंट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। साहब ये बताएंगे, आपको हैरान होंगे कि जब आपकी वायलेशन होती है और आपको पता नहीं है, तो जिस दिन आपको पता लगा आपके अपने राइट्स का, टाइम रिट में टाइम होता ही नहीं है, उस दिन से आपका टाइम शुरू हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट का तो मेन रोल है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है ही हाई कोर्ट, और ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ बिजनेस। ये आप देखें ना, आपके पास 34 राइट्स हैं। फिर हम आपस में एसोसिएशन, ये जो बैठे हैं, दिस इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में हम बैठे हुए हैं इस वक्त, हम आपस में बोल रहे हैं, आप उर्दू बोल रहे हैं, मैं सराइकी बोल रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज है। हम कहीं शादी करें, दीज आर ऑल द फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसके तहत हमने रिट बनाई, इसलिए रिट का सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 199 इसलिए आया है कि अगर कोई इसकी वायलेशन करता है तो हम वहां जा सकते हैं, और ये वायलेशन है क्लियर कट। लिमिटेशन नॉलेज के साथ है, नॉलेज के साथ। बहुत सारी अगर आपके पास लचीज है, तो हम वकील लोग इसलिए होते हैं कि हमने अनपढ़ या इलिटरेट आदमी को प्रोटेक्ट करना होता है। उसको पता ही नहीं था कि लॉ क्या है, उसको पता ही नहीं था कि हमने किस वक्त वकील के पास जाना है, वकील ने उसको मशवरा दिया, उसके मुताबिक वो चल पड़ा। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास बहुत सारी साइटेशंस हैं, लॉ है कि अगर वकील की गलती है तो क्लाइंट उसको सफ़र नहीं कर सकता, इलिटरेट पर्सन की कोई कसूर नहीं है। तो ये तो चीज़ को आपको, हाँ वो यहाँ पर बहुत कुछ गलत होता है, ये बात आपकी मानते हैं हम। हम उनको जमीन से आसमान पर पहुंचा देते हैं और उसके बाद वो तो हमारा रगड़ा निकालते हैं, वो तो सर फिर आपकी मजबूर। बहुत शुक्रिया मलक याहिया मुमताज़ साहब, उस्ताद मोहतरम समंदर को कोसे में बंद करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कर भी दिया है। मैं उनका मुल्तान टीवी की जानिब से इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, और आप तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हो कि आप तशरीफ़ लाते हैं और एक ये इल्मी महफ़िल है उसमें मेरे साथ मेरी मदद फरमाते हैं। आप लोगों का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत मेहरबानी।